Hello, guys, and welcome back with another edition of Kickoff Conversation. And we are here to discuss our superb victory versus Tottenham Hotspur 2-0 और कमाल की performance. It was all about Eric Ten Hag football, as we have seen in the. It was like हम लोग उस तरह खेलना स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन कल वाला मैच मेरा ख्याल है कि it was the most perfect match I have seen this season right now. Or everything was very perfect. Like it was how we are supposed to play under Eric Ten Hag and the building and everything. तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल टॉप टॉप क्लास परफॉर्मेंस और ओवरऑल नजर आ रहा था कि जो जो पॉजिटिव हमें सीजन में अभी तक मिले हैं, नेगेटिव रिसेंटली कम रहे, लेकिन पॉजिटिव जो हमें रिसेंटली में मिले हैं वो सारे इकट्ठे इस मैच में वर्ड होते हैं। उनका डिफेंस की परफॉर्मेंस होगी, कैसेमीरो की आपने स्लाइड गई, कैसेमीरो की परफॉर्मेंस जो थी, कैसेमीरो के आने के बाद से जो मिडफील्ड सोलिडिफाई हुई है वो नजर आ रहा है। आगे जो मूवमेंट्स हैं, जो अटैक है, जितनी शॉट एग्रेशन नजर आ रहा है, जो बिल्डअप प्ले है उसमें बेहतरी नजर आ रही है। हर चीज एब्सोल्युटली, जैसा आपने कहा, एब्सोल्युटली टॉप क्लास पॉलिश परफॉर्मेंस। फर्स्ट हाफ से ही जो है ना इंटेंसिटी जो है वो बिल्डअप हो गई थी और लग रहा था कि जैसे आज ना सारे मूड में। और लाइक लोगों ने न्यूकासल के मैच के बाद फ्रेड को बड़ा बुरा भला कहा था कि एरिक्सन की उस प्लेसमेंट, लेकिन फ्रेड ने कल जो है वो दैट इज द फ्रेड वी वांट एंड दैट इज द फ्रेड वी वांट एवरी मैच। तो उससे हमें कोई मसला नहीं, एरिक्सन खेले ना खेले, लेकिन अगर फ्रेड ऐसा खेलते तो मेरा ख्याल है उसे हर मैच खेलना चाहिए। लेकिन वो हर मैच ऐसा खेलता नहीं है, मसला ये है कि वो एक मैच ऐसा खेलेगा फिर 3 मैचेस के लिए वो वैसा फ्रेड बन जाएगा जैसे हमने न्यूकासल के अगेंस्ट देखा। तो ये चीज जो है ना, ये एक इनकंसिस्टेंसी है फ्रेड में, जो कि अगर वो इसको ओवरकम कर लेते हैं तो ब्रूनो फ्रेड दे आर वर्कहॉलिक मिडफील्डर्स और उन्होंने कल टॉटनहम की मिडफील्ड को बिल्कुल नलिफाई। हालांकि उनके बहुत टॉप क्लास हॉयबर्ग बिसूमा खेल रहा था मिडफील्ड में, बेंटेनो बिल्कुल नलिफाई कर दिया उनकी मिडफील्ड को और ब्रूनो डमिस खिला रहे फ्रेड को। फ्रेड आगे सेंचो को विंग पे और इधर एंथनी ने ये डाला हुआ था उनके जो है लेफ्ट बैक को, क्या नाम है, पेरिसिच को। तो बहुत जबरदस्त, मतलब हमने बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, आई थिंक बैकलाइन की तो जितनी जो है वो तारीफ की जाए वो कम है। हमने वेरान और मार्टिनेज की पार्टनरशिप वैसे भी मेरा ख्याल है 8 मैचेस में उन्होंने स्टार्ट इकट्ठे किए, 5 में क्लीन शीट है। तो दे आर बिल्डिंग फिनोमिनल यू नो सेंटर बैक पेयरिंग। क्या कहेंगे? बिल्कुल, फ्रेड की आपने बात की। फ्रेड की जो परफॉर्मेंस है दैट वाज ओनली मेड पॉसिबल बाय कैसेमीरोस प्रेजेंस एंड द फैक्ट दैट हिज रोल इज डिफाइंड। ठीक है, यही दोनों साथ पहले मुकाबले में ये दोनों साथ थे, फ्रेड की बिल्कुल होती परफॉर्मेंस बिल्कुल ऑपोजिट थी। फ्रेड की कंसिस्टेंसी की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फ्रेड का बहुत बड़ा मसला ये रहा है कि उसके साथ मैकटोमने रहा है, और मैकटोमने का बहुत बड़ा मसला ये रहा है कि उसका फ्रेड रहा है। उसमें कंफ्यूजन उनके साथ होती थी, किसी को एग्जैक्टली नहीं पता होता था किसने क्या करना है। कैसेमीरो की मौजूदगी से जो है ना एक क्लैरिटी आ गई है मिडफील्ड में कि अब फ्रेड को पता है उसका क्या रोल है। आगे उसकी पासिंग देखें, मूवमेंट देखें, और जो फाइनल थर्ड में उसकी प्रेजेंस देखें, एंड में गोल भी उसी ने किया बिल्कुल। तो फ्रेड की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी। डिफेंस तो अब बिल्कुल हमारी बैक फोर जो है, लूक शॉ के जो है वो भी, उनको हमेशा जब भी कंपटीशन मिलता है लेफ्ट बैक पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई थी। शॉ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, बाकी डैलो, मार्टिनेज और वरान तो खेल ही रहे हैं इकट्ठे बहुत अच्छा। तो हर लिहाज से मार्टिनेज ने जिस तरह, मतलब केन और सॉन जो बड़ी एक मतलब हाई प्रोफाइल प्रोलिफिक पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक पार्टनरशिप्स इन द वर्ल्ड, उनको थे ही नहीं जैसे वो मैच में, उनका पता ही नहीं था कि केन ने क्या किया, सॉन ने क्या किया। तो ये सारा सारा क्रेडिट जो है ये बिल्कुल टीम वर्क और टेन हाग की जो स्ट्रेटजी है, टैक्टिक्स हैं, उस सारी क्रेडिट। हाँ, केन और सन तो पॉकेट्स में थे ना, वेरान और मार्टिनेज की बिल्कुल, मतलब कि नलीफाई उनको भी किया हुआ था। और ये मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक से ज्यादा जो आपका प्रॉपर जो बिल्डअप है ना फ्रॉम द बैक, जिस तरह एरिक टेन हैग सेटअप करते हैं टीम को, ये उस चीज ने ही उनको नलीफाई कर दिया था कि उनका बिल्कुल उस तरह से रोल ही नहीं रहा जिस तरह हम स्पर्स को देखते आ रहे हैं। लाइक सन और केन को कंट्रोल करना, लाइक इट्स वन ऑफ द, लाइक मेरे ख्याल है मुश्किल तरीन चीज है इन टुडेज फुटबॉल राइट नाउ। तो सन बेशक इतनी फॉर्म में ना हो, लेकिन केन तो हर मैच में गोल मार रहा था। तो केन ने बिल्कुल, मेरा ख्याल है कल शुरू स्टार्ट में एक शॉट ऑन गोल थी, या उसके बाद सेकंड हाफ में एक शॉट ऑन गोल थी, इस तरह एक दो शॉट थी, लेकिन बिल्कुल ओवरऑल जो है ना हमने स्पर्स को बिल्कुल उस तरह खेलने नहीं दिया जिस तरह वो खेलना चाहते थे, या जिस तरह कॉन्टे चाहता था कि वो खेलें। उनकी प्रेसिंग वीक थी थोड़ी,
या यूनाइटेड ने अपना प्रेशर डाल के उनको थोड़ा वीक कर दिया था? दोनों बातें सही हैं, बट ओवरऑल इट वाज अ टेरिफिक परफॉर्मेंस. वन वीक पॉइंट आई वुड से फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इज के चांसेस जो हमने मिस किए और जो हम मिस करते आ रहे हैं. ऑलमोस्ट लाइक वी हैड द मोस्ट शॉट्स ऑन गोल. मेरा ख्याल है लास्ट ईयर सितंबर से अब तक की कोई टीम किसी की 28 शॉट्स 29 शॉट्स ऑन गोल नहीं थे. तो हमारे सबसे ज्यादा थे मैच में, कल वाले मैच में. ब्रूनो क्रिएटेड 7 clear cut chances that were the most created by any midfielder since past 1 year. That is also one record. तो मतलब ओवरऑल ब्रूनो की परफॉर्मेंस पे भी हम आएंगे, लेकिन ये इसके बाद देखा जाए तो 2 गोल, और वो 2 गोल भी इस तरह नहीं हमने किए जिस तरह हमें करने चाहिए थे, जिस तरह के हमने चांसेस क्रिएट किए थे. तो हमें फिनिशिंग करनी चाहिए, तो फिनिशिंग थोड़ा मसला आ रहा है. इसमें एक तो कुछ जो हम स्ट्रैटेजी और टीम वर्क की बात कर रहे हैं, कॉन्टे की अपनी स्ट्रैटेजी भी कुछ समझ नहीं आई. 3-5-2 जो उसने खिलाया है वो उसकी काफी आउटडेटेड ये स्ट्रैटेजी, और उसमें भी प्रेसिंग भी कम थी, और नजर आ रहा था कि ये जो ये क्लियर आइडिया नहीं है उनकी टीम को. खैर उनकी उनकी सारी बात है, उनकी स्ट्रैटेजी और वो तो इतना डायसेक्ट करने हम नहीं बैठे, लेकिन उनकी भी एक उनकी गेम वर्क में काफी फ्लॉ था. लेकिन हमें उसका क्या फायदा हुआ? हमारा पिछले कई सालों से ये वीकनेस रही है कि जो टीम हमें अटैक नहीं कर रही उसको कैसे ब्रेक डाउन करना है. वो हमें नजर आ रहा है कि उसमें हम बहुत बेहतर हो रहे हैं. टॉटनहम एक डिफेंसिव माइंडसेट से आई थी, उनकी टीम को ब्रेक किया, और उसमें जो बहुत आपने जो शॉट्स ऑन टारगेट के स्टैट्स का जिक्र किया, हम चांसेस मिस आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो स्ट्रैटेजी है कि शॉट्स आपने ज्यादा लेनी है, ये बहुत इफेक्टिव प्रूव हो रही है. आप पहला गोल ही देख लें, डिफ्लेक्शन था. वो डिफ्लेक्शन किस तरह पॉसिबल हुई कि जी आपने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी है कि आपको जहां जहां पॉसिबिलिटी मिलती है आपने शॉट्स लेनी है, उस तरह फिर गोल क्रिएट करते हैं. तो उस चीज को क्रेडिट जाता है, और हमें आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जा रहे हैं कि जो डिफेंसिव टीम आए, ओल्ड ट्रैफर्ड में आए या हम अभी खेल रहे हो, उनको ब्रेक डाउन करना एक हमारे लिए बेहतर हो रहा है बनिस्बत पहले. एक चीज और, सॉरी टू क्रिस्टियानो फैन बॉयज, कि वो चाह रहे थे कि वो स्टार्ट करे, रैशफोर्ड ने क्यों स्टार्ट किया, उसने चांसेस मिस किए, रोनाल्डो चांसेस ना मिस करता. हम कुछ नहीं कह सकते, रोनाल्डो की भी फिलहाल फॉर्म इतनी कोई बहुत अच्छी नहीं जा रही थी. चांसेस उसको भी बहुत सारे मिले थे जो उसने नहीं लिए. बहरहाल जो रैशफोर्ड की फिनिशिंग पे है, वो ये बात है कि रैशफोर्ड हैज ऑलवेज बीन अ लेफ्ट विंगर फॉर मी. वो एक बहुत हाई क्लास लेफ्ट विंगर है जो स्पेसेस जो है वो अपनी पेस को यूज करते हुए और स्पेस बनाता है. और उसके बाद कल भी हमने जो उसने चांसेस क्रिएट किए वो रैशफोर्ड ने खुद क्रिएट किए. उसने बहुत अच्छा गेम प्ले के साथ बना के प्रॉपर, मतलब एज अ स्ट्राइकर वो वहां पे उसने चांस क्रिएट किया. बस उसकी फिनिशिंग में थोड़ा सा मसला था. वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम मे बी इन द माइंड गेम वो बहुत ज्यादा पावर लगा रहा था, उसको थोड़ा प्लेसमेंट चाहिए, विच आई थिंक एरिक टेन हैग विल टेल हिम इन द ट्रेनिंग सेशन कि उसको प्लेस करना चाहिए बजाय कि वो पावर लगाए. कल लॉरिस की बहुत अच्छी सेव थी, नो डाउट वो बहुत अच्छी फॉर्म में था, लेकिन जो चांस मिस किए ऑन एनी अदर डे रैशफोर्ड वुड हैव स्कोर्ड दोस गोल्स. मेरा ख्याल है 2 गोल्स तो पक्के. एक फर्स्ट हाफ का था जो कि एक फ्रेड का बहुत खूबसूरत थ्रू बॉल था. रैशफोर्ड वाज 1-on-1 विद ह्यूगो लॉरिस, बहुत कमाल सेव था वो, लेकिन रैशफोर्ड शुड हैव हैड फिनिश्ड दैट चांस. इसी तरह सेकंड हाफ में ये जिस तरह एक मेरे पास एक ये था एक चांस जो कि रैशफोर्ड ने खुद बनाया, एक इसी तरह एक लेफ्ट से वो लेके आया था. तो 2-3 चांस ऐसे थे कि जो रैशफोर्ड फिनिश कर सकता है, और हम मतलब हम जो रैशफोर्ड हम जानते हैं वो रैशफोर्ड वो चांस खत्म करता है. तो ये एक नो वीक पॉइंट आई वुड से. टेन हैग चाहता है कि वो रैशफोर्ड नंबर 9 खेले, लेकिन रैशफोर्ड को थोड़ी अपनी फिनिशिंग इंप्रूव करनी होगी अगर उसने यूनाइटेड का नंबर 9 बनना है इन द एब्सेंस ऑफ मार्शियल ऑफ कोर्स. रोनाल्डो से आपने बात स्टार्ट की, रोनाल्डो पे हम बाद में आएंगे, वो तो ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे. रैशफोर्ड की अगर मैं बात करूँ ना, बिल्कुल नंबर 9 के लिए जिस लेवल की आपको क्लिनिकल फिनिशिंग चाहिए वो रैशफोर्ड में वो कभी भी नहीं रही. रैशफोर्ड का शुरू से ये मसला रहा है कि वो चांसेस बहुत क्रिएट करता है, लेकिन फिनिशिंग, अब जैसे आपने यही जो जो सेकंड हाफ का चांस है जिसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है आपने, पूरा मूव उसने बनाई है. लॉरिस की सेव बहुत अच्छी थी, उसकी और भी लॉरिस की सेव और भी बहुत अच्छी थी, उसने काफी वो किया, लेकिन ये सारी बात उसके करीब थी बॉल ये, और उसमें क्लियरली वो चाह रहा था कि मैं जोर से मारूं बजाय कि वो आराम से प्लेस करता. कंपोजर की बात है ना कि आप एक जगह पे आ गए हैं, और रैशफोर्ड का मसला ये होता है कि जब वो चांसेस मिस करता है ना, तो वो अगले चांसेस में हमेशा यही करता है कि वो कंपोजर अगले में और काम हो जाता है, उस अगले में और काम हो जाता है, और वो पावर पे रिलाई करना शुरू करता है. ये चीज टाइम के साथ बेहतर आएगी. नंबर 9 मजबूरी है इस वक्त,
क्योंकि हमारा एक और स्ट्राइकर जो है वो 90 मिनट से पहले स्टेडियम से बाहर चले जाते हैं और दूसरे जो हैं वो हर वक्त स्टेडियम से बाहर ही जाते हैं क्योंकि वो अस्पताल में रहते हैं। तो अभी इसके साथ इसको इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा और वो इसके लिए भी बेहतर है। अगर ये लॉन्ग टर्म लेफ्ट फॉरवर्ड देखिए आजकल आपको वो चाहे आप लेफ्ट फॉरवर्ड खेल रहे हैं, राइट फॉरवर्ड खेल रहे हैं या नंबर 9 खेल रहे हैं, फिनिशिंग आपकी अच्छी इन एनी केस होनी चाहिए, तो वो इम्प्रूवमेंट की इन एनी केस जरूरत है। अब हम आ जाते हैं एक बड़े क्रूशियल टॉपिक की जाते मतलब मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आई डोंट नो क्या मतलब जब से हम बड़े हुए हैं रोनाल्डो 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 ओके रोनाल्डो इज अ वेरी गुड प्लेयर, one of the legends of the game, one of the legends of United, but like this is unacceptable for any United fan. This should be unacceptable except for the Madrid fanboys जो कि आके जी CR7 is bigger than United और ये और वो, नहीं भाई नहीं, United is bigger than the player। और ऐसी मतलब I am one of the biggest fans, but ऐसी हरकतें जो है ना वो एक इतने अजीम प्लेयर को जो है ना वो शोभा नहीं देती। Your team is winning, you should be excited, you should support them as the team supported you throughout the years। Like अगर कोई और क्लब होता ना तो कोई मसला नहीं था, ऐसी हरकतें वो किसी के साथ कर लेता। अरे भाई इट्स यूनाइटेड जिसने आपको इस लेवल तक पहुंचाया है। ठीक है आप चाहते होंगे कि आपकी शायद जगह बेंच पे ना हो, बट द प्लेयर हु इज प्लेइंग इन वो अब मैनेजर एट द एंड मैनेजर का डिसीजन मैटर करता मैं हम लास्ट टाइम न्यूकासल वाले मैच के बाद बात की थी, मैंने तब भी ये कहा था कि जब सब्स्टिट्यूट हुआ था रोनाल्डो का रिएक्शन सही नहीं था। दो ये अलग बातें हैं। रोनाल्डो कितना बड़ा प्लेयर है, कितना बड़ा लेजेंड है, वो एक अलग बात है, और मैं दोनों चीजों को अलग अलग रख के बात करना चाहता हूँ। रोनाल्डो को आप इस वक्त जज करें कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो पास्ट में क्या कुछ कर चुका है, वो एक अलग बहस है। अभी जो उसकी परफॉर्मेंस रही है, जब भी वो खेला है, उसकी फर्स्ट टीम में जगह नहीं मिलती। न्यूकासल में हम न्यूकासल वाले मैच के बाद भी डिस्कस कर रहे थे कि रैशफोर्ड की जो चांस मिस किया था वो सब अपनी जगह है, लेकिन पहले 70 मिनट जो रोनाल्डो खेला था, रोनाल्डो की वजह से हमारी मूवमेंट नहीं बन पाती। रोनाल्डो की वजह से हमारा जो टेम्पो है, हमारा जो अटैक का जो मोमेंटम है, पासिंग है, वो सारा कुछ जो है वो उस पर नहीं बन पा रहा। उसकी अपनी फॉर्म जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी जगह नहीं बन रही। एक तो बात ये रिएक्शन देना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, किसी भी तरह से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी अच्छा वो अकेला ट्रेनिंग कर रहा है या टेन हैग वो कर रहा है, देखिए हमारे पहले भी यही बड़े मसले रहे हैं कि बड़े तो मतलब पहले पॉगबा होता था, उसके इश्यूज होते थे, या फलाना होता था। रोनाल्डो बहुत बड़ा प्लेयर, रोनाल्डो पॉगबा को ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है प्लेयर वाइज, लेकिन चाहे कोई भी बंदा हो, नो वन इज बिगर देन यूनाइटेड, नो वन इज बिगर देन एनी क्लब, बट रोनाल्डो's biggest strength throughout his career has been his team। उस अपनी ईगो की वजह से वो इस जगह पे पहुंचा, और वही ईगो की वजह से वो अपनी जो है रेपुटेशन खराब कर रहा है। अनफॉर्चुनेट है, होपफुली कोई ना कोई इसमें कोई तरीका बेहतरीन निकल आएगी कि ये चीज मजीद खराब ना हो, क्योंकि ये कोई भी नहीं चाहेगा, कोई यूनाइटेड फैन ये नहीं चाहेगा। रोनाल्डो के बारे में आपको जो मर्जी ओपिनियन हो, कोई भी फैन ये नहीं चाहेगा कि ये चीज मजीद खराब हो। और अभी ये न्यूज आ रही है लॉरी विटवेल की, जो एथलेटिक के लिए लिखते हैं कि रोनाल्डो वाज बैनिश्ड फ्रॉम फर्स्ट टीम स्क्वाड आफ्टर refusing to come on against Tottenham and he won't be a part of the Chelsea squad। Sorry to all the Ronaldo fanboys, it's a bad news। काशिफ हमारे साथ नहीं है, उनसे जरा हमने डिटेल डिस्कशन करनी थी इस बात पे। तो आई डोंट नो अब ये क्या सागा कब कैसे एंड होता है, बट फाइनली इट्स एरिक टेन हैग कॉल। वो रिजल्ट निकाल रहा है, वो अपने फिलॉसफी इंप्लीमेंट कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मे बी इन जनवरी ही विल लीव, लेकिन कोई क्लब लेने को तैयार नहीं है। मे बी रोनाल्डो विल हैव टू रिड्यूस हिज वेजेस, बट वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ आई थिंक एरिक टेन हैग हैज फाउंड हिज फॉर्मेशन, फाउंड हिज प्लेयर्स he prefers and prefers to play, so and he is getting results with them, that is what matters right now। तो let's see अब ये सेगा किस तरफ जाता है। for now I think it's all good। United have playing well। They were perfect against Tottenham, against Chelsea now on the weekend it would be a big test, Harry Potter and Erik ten Hag so let's see how it goes। और रोनाल्डो तो ऑफ कोर्स अब लग रहा है नहीं होगा स्क्वाड का पार्ट, तो मे बी मार्शियल अस्पताल से आ जाए कोई हमें वंस इन अ वाइल शक्ल दिखाने के लिए, तो वो स्टार्ट करे स्ट्राइकर। तो लेट्स सी हाउ इट गोस।
or that was all about the podcast. And we will be back with another edition of Kickoff Conversation. And till then, don't forget to like and subscribe the channel. And we will be back. So for that part, and bye bye from our side.